हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल वैंस वीलॉग पर खुश आमदीद। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने एक तारुफ वीडियो बनाई थी, इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसके अंदर हमने बताया था कि हम आपको आइनब्रुगरुंग टेस्ट या जिसको लेबन्स इन डॉइचलैंड टेस्ट भी कहते हैं, हम उसकी तैयारी करवाएंगे। हमने अपने यूट्यूब चैनल वैंस वीलॉग पर फाशुल कार्ड के ताउन से इससे पहले उर्दू और इंग्लिश में जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी करवाई थी, जिसको आप सबने बहुत पसंद किया था। आज से हम तैयारी करवाने लगे हैं आइनब्रुगरुंग टेस्ट की। अगर आपने हमारी तारुफ़ी वीडियो नहीं देखी, जो पहली वीडियो थी जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि हम किस तरह इस टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर उस वीडियो को पहले देखें और फिर इस वीडियो पर आएँ। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तैयारी शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं। हमने कुल मिलाकर जो अपनी वीडियोस है उनको 4 मेजर हिस्सों में या 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया है। ये हमने अपनी तारुफ वीडियो के अंदर बताया था। आज उसका पहला हिस्सा, जिसके अंदर लगभग 100 से लेकर 108 सवालात होंगे, यानी 30-30 सवाल, पहले हिस्से की 30-30 सवालात की 4 वीडियोस बनेंगी। और ये है दूसरी जंग अज़ीम से पहले से लेकर मौजूदा जर्मनी के तमाम हालात तक, कि जंग अज़ीम से पहले क्या सूरत हाल थी, जंग अज़ीम के बाद, फिर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जब आपस में दोबारा यूनाइट हुए, वीदर फ्राइनिंग कहते हैं उसको, हम आगे जर्मन वर्ड्स भी देखेंगे। उसके बाद की क्या सूरत हाल थी, अब जर्मनी यूरोप में इसके पड़ोसी ममालिक कौन कौन से हैं, इस तरह के तमाम सवालात हम यहाँ पर कवर करेंगे। और इसके साथ साथ मैं टेस्ट शुरू करने से पहले आप लोगों से एक और बात भी शेयर करूं कि ये आइनब्रुगरुंग टेस्ट की तैयारी के साथ साथ आप इस टेस्ट की तैयारी के दौरान बहुत से नए जर्मन वर्ड से भी आशना होंगे, क्योंकि ये टेस्ट मुकम्मल जर्मन ज़बान में है। इसमें काफ़ी सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि जर्मन में हैं और काफ़ी मुश्किल हैं, जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल में हम इतना इस्तेमाल नहीं करते या हमने अब तक नहीं देखे हुए। आप हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए तमाम अल्फाज नए हों, कुछ के लिए कुछ अल्फाज नए हों, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि टेस्ट शुरू करने से पहले आप एक डायरी बना लें या कोई नोटबुक वगैरह। हम आपको हर मुश्किल अल्फाज के मानी बताएंगे, आप वो अल्फाज अपने पास नोट करते रहें। और 300 सवाल के ख़त्म पर कम व बेश 250 से 300 कम से कम इतने अल्फाज, नए अल्फाज का ज़रूर आपकी डिक्शनरी में, आपके बकेट में इजाफ़ा होगा, जिनको फिर आप अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो हम हर वर्ड की आपको मीनिंग स्लाइड्स के दौरान समझाएंगे। तो ये एक मशवरा है कि हो सके तो पहले दिन से ही एक डायरी बना लें, उसमें तमाम अल्फाज के मानी नोट करें, क्योंकि जब आप इन तमाम सवालात की तैयारी के बाद एक दफ़ा ख़ुद से इसकी एप्लीकेशन के ऊपर तैयारी करेंगे, अगर आपको अल्फाज के मानी आते होंगे तो सवाल बहुत आसान है। असल में सबसे बुनियादी और मुश्किल चीज़ इसके अंदर अल्फाज को समझना ही है। दूसरा, सवालात की तकसीम मैंने आपको बताया हमने इस तरह की है कि इस तारीख से लेकर मौजूदा जर्मनी तक, फिर कवानीन वगैरह, हम आपको इस ऑर्डर में हमने सवालात को तकसीम किया है और अरेंज किया है कि जब आप ये तमाम सवालात कर चुके होंगे तो आपके जहन में एक बेहतरीन खाका तैयार हो जाएगा और आप आइनब्रुगरुंग टेस्ट की तैयारी में अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। आइनब्रुगरुंग टेस्ट क्यों ज़रूरी है? अगर आप जर्मनी में नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और कुछ स्टेट्स में तो मार्च 2020 से परमानेंट रेजिडेंट्स या नीदरलासुंग जिसको हम कहते हैं, उस उम्बेफ्रिस्टे वीज़ा, उसके लिए भी, परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी आइनब्रुगरुंग टेस्ट लाजमी हो गया, जिसको कुछ लोग लेबन्स इन डॉइचलैंड टेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर आपने ये इंटीग्रासियोन टेस्ट के साथ कंबाइन किया है और अगर आप खुद से घर पे तैयारी कर रहे हैं तो वही टेस्ट, उसको फिर हम आइनब्रुगरुंग टेस्ट कह देते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम है। तो आज से हम तैयारी शुरू करेंगे। कुल 10 वीडियोस होंगी, 30-30 सवालात की जर्नल, उसके बाद 10-10 सवालात हर स्टेट के हवाले से होंगे। वो 160 सवालात होंगे। जर्मनी की 16 स्टेट्स हैं, ये भी एक सवाल है जो कि आगे कवर होगा। जर्मनी की 16 स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स के 10-10 सवालात, तो 300 बेसिक सवालात। फिर आपकी जो स्टेट होगी आप सिर्फ वो वीडियो खोलें और अपनी स्टेट के सवालात देख लें तो आपके 310 सवालात तैयार हो जाएंगे। आपको हर स्टेट के सवाल सीखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्टेट के सवालात आप देख लीजिएगा।
तो दोस्तों इसके साथ ही ये कुछ मैसेज था। अब हम ऑफिशियली शुरू करते हैं उर्दू ज़बान में आइन बुलगुरुम टेस्ट की तैयारी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। तो हमारा पहला सवाल ये है, अच्छा मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि कुछ चीज़ों को जहन में रखते हुए मैं यहाँ पर इनको मिस्टर एच के नाम से पुकारूंगा और ये जो टाइम था इसको मैं नेशनलिज़म कहूँगा। तो ये कुछ सवालात के अंदर ये चीज़ें आएंगी शुरू के 8-10 सवालात में, तो यहाँ पर मैं इनको मिस्टर एच के नाम से और इस टर्म को, अगर आप देख सकते हैं, इसको मैं नेशनलिज़म के नाम से पुकारूंगा। और इसके साथ साथ कुछ एक कम्युनिटी आगे आएगी, मैं उनके नाम में भी आपको, बहरहाल मैं उसके ऊपर हाईलाइट कर दूंगा या अपना माउस को मैं इशारा कर दूंगा, आप समझ जाएंगे बहरहाल उससे। तो सबसे पहले हम सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि व्हेन वागन दी नेशनलिस्ट विद मिस्टर एच इन डॉइचलैंड आन देयर माख्त, कि किस टाइम के दौरान ये जो नेशनलिस्ट थे ये और ये मिस्टर एच की मुकम्मल तमाम लोग जर्मनी में आंदिया माख्त ज़ाइन को हम लोग जर्मन में इस्तेमाल करते हैं टू बी इन पावर, या आप नोट कर लें, ये अच्छा वर्ड है, आंदिया माख्त ज़ाइन के पावर में होना, इक़्तिदार में होना। तो किस वक्त इक़्तिदार में थे ये बात ज़हन में रख लें कि मिस्टर एच जो हैं वो 1933 में इक़्तिदार में आए थे। तो इनका जो टाइम है वो 1933 से लेकर 1945 तक, जब दूसरी जंग अज़ीम का ख़त्म हुआ था, तब तक इनका वक्त था। ये आप सन याद कर लें कि जब इन्होंने जब मुंतखब हुए थे, यहाँ पर आप इसको चांसलर कह सकते हैं, या जर्मन में उसको हम कांसलर कहते हैं, तो वो 1933 का सन था। ये आप याद कर लें, नोट कर लें कि इनका दौरानिया ये था। और इसके साथ साथ 1933 में वो मुंतखब हुए थे चांसलर। तो इसका जो हमारे पास जवाब है 1918 से 23 नहीं, इसका जवाब है 1933 से लेकर 1945 तक नेशनलिस्ट जो थे आंदिया माख्त यानी पावर में थे, जर्मनी में वो इक़्तिदार में थे। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पर, जो कि है इन वेल्शम जार वर दे मिस्टर एच राइट्स कांसलर, कि किस साल में वो चांसलर बने थे। राइश को हम लोग आप इस तरह समझ लीजिए जिस तरह हम लोग बाश इम्पीरियल कहते हैं, या एक थोड़ा मुकम्मल नाम है कि कब वो कांसलर बने थे। इम्पीरियल चांसलर आप कह सकते हैं। राइश से मुराद ही होता है जो बादशाही इम्पीरियल तर्ज का होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सन था 1933। इसके साथ ही हम चलेंगे अपने अगले सवाल पर, जो कि है द नेशनलिस्ट विद मिस्टर एच एरिस्टन 1933 इन डॉइचलैंड, के 1933 में जो मिस्टर एच और उनके जो साथी थे नेशनलिस्ट, उन्होंने, देखिए एरिस्टन एक वर्ब होता है इस्टेब्लिश करना, एरिस्टन से मुराद एरिस्टन, उन्होंने उसकी कोई पास्ट फॉर्म यूज़ की है। हम यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज नहीं कर रहे, लेकिन कुछ वर्ब्स या कुछ वर्ड्स हम ज़रूर सीखते जाएंगे। तो एरिस्टन से मुराद होता है टू इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट के लिए स्पेसिफिकली ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने मिस्टर एच के साथ 1933 में क्या बनाया था, किस तर्ज की हुकूमत बनाई थी। एरिस्टन इस्टेब्लिश करना, आईने डिक्टाटोर कि एक डिक्टेटरशिप थी, ये जवाब इसका दुरुस्त है। हम इतने में अगले जवाब भी देख लेते हैं। डेमोक्रेसी स्टार्ट के, वो डेमोक्रेटिक स्टेट थी। वो डेमोक्रेटिक स्टेट बहरहाल नहीं थी, मुनारकी होता है, बादशाहत, जैसा कि कुछ जापान में या इंग्लैंड में जहाँ बादशाह सिस्टम है उसको मुनारकी कहा जाता है, ये वो भी नहीं थी। या आपके पास यहाँ पर फ्यूस्टेंटुम है, जिसको हम लोग समझें कि एक इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक नो आबादियाती निज़ाम या कोई सिस्टम, ये भी एक हुकूमत का निज़ाम ही होता है, फिक्स्ड। तो ये भी नहीं था, वो एक डिक्टेटरशिप थी, आईने डिक्टाटोर। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। इसके साथ ही अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पर, जो कि है व्हेन वागन दी नेशनलिस्ट इन डॉइचलैंड आंदर माख्त। ये दोबारा सवाल आ गया। हमने आंदर माख्त का देखा था कि वो कब पावर में थे, नेशनलिस्ट जर्मनी में किन साल में पावर में थे। तो मैंने आपको बताया कि दूसरी जंग अज़ीम से पहले 1933 से लेकर 1945 तक, ये जो टर्म मैंने आपको बताया इसको मैं नेशनलिस्ट कहूँगा। आंदर माख्त वो लोग पावर में थे 1933 से लेकर 1945 तक। ये आप सन याद कर लें। इसी सन के अंदर मिस्टर एच और उनके जो साथी जिनको हम नेशनलिस्ट कह रहे हैं वो गवर्नमेंट में आए थे। तो 1933 से लेकर 1945 तक का साल था जो कि उनकी हुकूमत का साल था जर्मनी में। वो जर्मनी में आंदिया माख्त या पावर में थे। तो ये इसका जवाब है। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है दास्त गिटे राइश वार आइने।
देखिए दृढ़ राइट से मुराद ये वही सिस्टम है जो हमने अभी जिक्र किया, 1933 से लेकर 1945 तक के साल को जर्मनी में या इन ममालिक में दृढ़ राइट के नाम से या तीसरे राइट के नाम से याद किया जाता है, जो कि हमने पहले भी देखा एक डिक्टाटोर निज़ाम था, डेमोक्रेटी नहीं था, मुनार्की नहीं था, या आपके पास गैटर रिपब्लिक जो होता है, ये जिस तरह हमारे पास एक दौर में बहुत सारे ममालिक कन्फेडरेशन से रहते हैं, जिस तरह सोवियत यूनियन में रशिया में काफ़ी सारी रियासतें जुड़ी हुई थी, तो उस तर्ज हुकूमत को हम लोग गैटर रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन हमें पता है कि वो जो निज़ाम था गैटर राइट था, हमने पिछले भी सवाल में देखा, वो एक डिक्टाटोर जिसको हम लोग इंग्लिश में डिक्टेटर कहते हैं, वो डिक्टेटरशिप थी। डेमोक्रेसी नहीं थी, मुनार्की यानी बादशाहत नहीं थी, वो एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम। ये जवाब हमारा इसका दुरुस्त है। हम चलेंगे अब अपने अगले सवाल पे, जो कि है वस कैंजाइशनरे देन नेशनलिस्ट स्टेट। कि नेशनलिस्ट स्टेट जो है, आपको पता होगा ये कैंजाइशनल नंबर, अक्सर लोग जो गाड़ी चलाते हैं वो जानते हैं कि वो एक कैंजाइशनल नुमा एक नंबर होता है, करेक्टराइजेशन होती है, एक पहचान होती है किसी चीज़ की। तो कह रहे हैं क्या पहचान थी उस नेशनलिस्ट जो लोग 1933 से लेकर 1945 तक इक़्तिदार में थे जर्मनी में मिस्टर एच के साथ, उनकी क्या खसूसियत थी। कैंजाइशनल कहते हैं डिस्टिंग्विश करने को, या किसी चीज़ में जो इम्तियाज़ होता है, कोई चीज़ मुमताज़ होती है, तो क्या चीज़ थी जो उनकी पहचान थी, कैंजाइशनल थी। एक ऐसा सियासी निज़ाम था उन मिस्टर एच और नेशनलिस्ट का। उसमें क्या था, दिस स्टार्टलिश रासिस्मुस, रासिस्मुस को जर्मन में हम लोग रेशिज्म इंग्लिश में कहते हैं। तो उसमें क्या था, स्टेट की तरफ से कुछ लोगों के खिलाफ रासिस्मुस थी, रेशिज्म था। ये जवाब इसका दुरुस्त है। द माइनुक वगायहाइट कि वहाँ पर बात करने की आज़ादी थी। माइनुक्स कहते हैं कि आपका क्या मतलब है, माइनुक आपका क्या ओपिनियन है। फ़गायहाइट कहते हैं आज़ादी को, फ्रीडम को। तो कह रहे हैं कि उस दौरान जो 1933 से 1945 तक का साल था, उसमें आज़ादी थी बोलने की। हमने देख लिया इसका जवाब रासिस्मुस ही है, रेशिज्म थी कुछ लोगों के खिलाफ, माइनुक फ़गायहाइट नहीं थी कि आपको बोलने की आज़ादी। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। द अलगमाइन रिलीगियंस फ़गायहाइट के मजहबी आज़ादी थी उसके अंदर मुकम्मल तौर पे, ये भी नहीं थी। और द एंटविक्लुंग द डेमोक्रेटी, अब एंटविक्लुंग आपको पता है कि कहा जाता है डेवलपमेंट को, कि उसमें एक जमहूरी निज़ाम बन रहा था, डेमोक्रेटी या डेमोक्रेसी सिस्टम डेवलप हो रहा था, ये भी नहीं था। वो हमने देख लिया रासिस्मुस, जिसको हम रेशिज्म कहते हैं इंग्लिश में, वो था वहाँ पर। तो ये जवाब हमारा दुरुस्त है। हम अगले सवाल की जानिब जाएंगे, जो कि है वस गाबेस वेरेंट द साइड दिस नेशनलिस्ट इन डॉइचलैंड। के जर्मनी में जब 1933 से लेकर 1945 तक नेशनलिस्ट बरसर इक़्तिदार थे, तो वाइल कहते हैं वेरेंट को, मैं बता दूंगा आपको, साइड कहते हैं टाइम को। तो उस वक्त के दौरान क्या था ऐसा, या उस दौरान क्या चीज़ें थी जो कि हमें पता होनी चाहिए, ऐसा क्या था उस दौरान। दस फेब्रोट फन पार्टीगन, क्योंकि आपको पता है कि वो एक डिक्टाटोर सिस्टम था, डेमोक्रेसी नहीं थी, तो पार्टीज पर, सियासी जमातों पर पाबंदी थी। आपको एक वर्ब शायद पता हो, फरबीटन, पाबंदी लगाना, फिर फरबोटन, ये उसी से निकला है कि फरबोट था, पाबंदी थी पार्टी सियासी पार्टी पर। यह जवाब इसका दुरुस्त है। अगला है कि दस रेस्ट सो फ़गायन एंड फाल्टुन दस पेजोनलिशकाइट, कि उसमें आपको हक हासिल था। अब क्या आप अपना देखें, पर्सनलिस्टाइट कहते हैं पर्सनैलिटी को, और जो एंड फाल्टुंग है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। एंड फाल्टुंग भी डेवलपमेंट, जिस तरह हमने एंटविक्लुम देखा, उसी तर्ज में एंड फाल्टुंग की टर्म भी आती है कि उस दौर में आज़ादी थी कि आप तरक्की कर सकते हैं, अपने लिहाज से जी सकते हैं या पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपको राइट था, दस रेस्ट कहते हैं राइट होना, ये नहीं था। पगस फ़गायहाइट के मीडिया को आज़ादी थी, ये भी ऐसा नहीं था। देन शूट्स एंड मेंशन वर्ड है, देखिए शूट्स कहते हैं शुट्जुंग से, आपको पता होगा प्रोटेक्ट करने को, शूट्स प्रोटेक्शन का के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे हैं प्रोटेक्शन थी उस दौर में मेंशन वर्ड की। देखिए मेंशन वर्ड से होता है ह्यूमन डिग्निटी, कि जो इंसान की अपनी एक इज़्ज़त नफ्स है कि उसकी हिफाजत थी। तो हमने देख लिया ये भी उसमें नहीं था, क्योंकि वो एक अलग निज़ाम था, वो जमहूरी निज़ाम नहीं था। तो उसमें एक जवाब इसके दुरुस्त है कि उस दौरान इनमें से कुछ नहीं था, पार्टीज पर पाबंदी थी। ये जवाब हमारा इसका दुरुस्त है कि 1933 से लेकर 1945 तक का जो टाइम था, उस दौरान जर्मनी में सियासी पार्टीज पर पाबंदी थी।
पर्सोनलिशकाइट कि आप अपनी तरक्की के हवाले से मीडिया को आज़ादी या ह्यूमन डिग्निटी, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। वहाँ पर उस दौरान उस निज़ाम हुकूमत में पार्टीज़ पर, सियासी जमातों पर पाबंदी थी, ये इसका जवाब है। अगले सवाल पर चलेंगे जो कि है वस गैब एस इन डॉइटलैंड निश वागन साइड दिस नेशनलिस्ट। अब पहले पूछा था कि उस दौरान क्या था, और हमने देखा कि उस दौरान सियासी जमातों पर पाबंदी थी। इस सवाल ने पूछा है कि उस दौरान जब वो 1933 से लेकर 1945 तक जो निज़ाम हुकूमत था, उस दौरान ये कह रहे हैं कि वहाँ पर क्या नहीं था उसके अंदर। फ़गाए वालन कि आप आराम, देखिए फ़गाए कहते हैं फ्री को, वालन कहते हैं इंतखाब करने को, आप लोगों को इंतखाब कर सकें। आपको पता है वो निज़ाम जमहूरी नहीं था, तो जमहूरी निज़ाम नहीं था तो फ़गाए वालन उसमें हो ही नहीं सकता, इंतखाबात उसमें होते ही नहीं थे। तो ये जवाब इसका दुरुस्त है। प्रेस सेंसर के प्रेस सेंसरशिप थी नहीं थी। देखिए उस दौरान मीडिया के ऊपर पाबंदी है, जिस तरह मैंने बताया कि प्रेस मीडिया आज़ादी नहीं थी मीडिया को, तो सेंसरशिप कहते हैं। आपको पता है सेंसरशिप एक वर्ड है, पाबंदी के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे हैं उस दौरान पाबंदी नहीं थी मीडिया पर। हमें पता है पाबंदी थी। सिर्फ फ़गाए वालन उस दौरान क्या नहीं था, आप मुंतखब हुकूमत को इंतखाब नहीं कर सकते क्योंकि वो निज़ाम जमहूरी नहीं था। फ़गाए वालन वहाँ पर नहीं था, यही नहीं क्योंकि निश्त है यहाँ पर, देखिएगा ज़रूर ज़हन में रखिएगा, यहाँ पर निश्त है कि उस दौरान क्या नहीं था, उस निज़ाम हुकूमत में किस चीज़ की आज़ादी नहीं थी, फ्राई वालन की आज़ादी नहीं थी। बाकी प्रेस सेंसर के मीडिया पर पाबंदियाँ वो थीं। विलकुलिशे फ़रहाफ्टुंगन, इस हवाले से ये आप समझ लीजिए इसको आप फ़रहाफ्टुंग कहते हैं, किसी को अगवा करना या डिटेंशन में रखना, अगवा करके या कस्टडी में लेना। तो वहाँ पर उस निज़ाम में ये भी था कि अगवा करने का निज़ाम, या लोगों को जिस तरह फ़रहाफ्टुंग एक टर्म होती है, और दूसरा टर्म है फिरफोलगुंगर, ये भी एक देखिए कम्युनिटी है। मैं भी इसका भी नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ये बता दूंगा। देखिए फिरफोलगुंग से मुराद होती है परसिक्यूशन या किसी को नुकसान पहुँचाना। तो कुछ इन मखसूस लोगों के ख़िलाफ़ उस दौर में फिरफोलगुंग परसिक्यूशन, जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो समझते हैं कि परसिक्यूशन या किसी को नुकसान पहुँचाना, या किसी को परसिक्यूशन से मुराद नुकसान पहुँचाने से ही है, या उनसे इंतकाम लेना, कार्रवाई करना उनके ख़िलाफ़। तो ये भी था। सिर्फ उस दौरान क्या नहीं था, फ़गाए वालन के आप गवर्नमेंट का इंतखाब नहीं कर सकते, बाकी पाबंदियाँ उसमें थीं। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पर जो कि है वस पासेट 19 नवंबर 1938 कि 9 नवंबर 1938 को क्या हुआ था जर्मनी में। देखें 1938 के सन से ये ज़हन में आता है कि 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी में मिस्टर एच के साथ और जो नेशनलिस्ट थे वो बरसर इक़्तिदार थे। तो इस दौरान क्या हुआ था, दूसरी जंग अज़ीम तो 1939 से शुरू हुई है और 1945 में ख़त्म हुई है। तो ये उनमें से कोई इवेंट नहीं हो सकता। 9 नवंबर 1938 ज़हन में बैठा लें कि इस दौरान वो 1933 से 1945 वाले लोग इक़्तिदार में थे। तो ये पूछ रहे हैं क्या हुआ था 9 नवंबर 1938 को जर्मनी में। मिड द अनग्रीफ ऑफ पोलैंड बिगेन द स्वाइटे वेल्टक्रीग के जर्मनी के पोलैंड के ऊपर जो पोलैंड एक जर्मनी का पड़ोसी मुल्क है कि उसके ऊपर हमले से दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हो गया था। मैंने आपको बताया दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ अनग्रीफ तो कहते हैं हमले को, अटैक को। पोलैंड आपको पता ही है, बेगिनन एक वर्ब है। स्वाइटे दूसरी, वर्ल्ड क्रीक कहते हैं जंग को, वर्ल्ड वॉर क्रीक जंग, दूसरी जंग कह रहे हैं। 9 नवंबर 1938 को दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हो गया था, वो 1939 में हुआ था। वो सवाल हम आगे देख लेंगे। दूसरा इसका ऑप्शन है द नेशनलिस्ट फर्लिरन आइने वॉल उनलोजन देन राइस्टाग ऑफ। ये कह रहे हैं कि वो जो नेशनलिस्ट थे जो कि बरसर इक़्तिदार थे मिस्टर एच के साथ, वो फर्लिरन आपको पता है हारने को कहते हैं, वो इलेक्शन हार गए थे और उन्होंने क्या किया था, ऑफ लोजन, देखिए लोजन ऑफ, ये फिर एक जर्मन क्लास नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑफ लोजन कहते हैं डिसॉल्व करने को। असेंबलियाँ उन्होंने तहलील कर दी थी। ये इसमें पूछना चाह रहे हैं कि 9 नवंबर 1938 को जो मिस्टर एच और उनके साथ जो नेशनलिस्ट थे वो इलेक्शन हार गए थे और उन्होंने असेंबलियाँ, जो जर्मन असेंबलियाँ, वो तहलील कर दी थी। हमें पता है कि वो कोई जमहूरी निज़ाम नहीं था कि उसमें इंतखाबात होते हों, आईने वॉल कोई इंतखाब वो उसमें नहीं थे, ना उसमें कोई पार्लियामेंट का सिस्टम था। तो ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं हो सकता। ये कम्युनिटी है, उनके गिशेफ्टे कहते हैं बिज़नेस को या शॉप्स को, और सिनागोगन ये उनकी इबादत करने की जगह है। उनको नेशनलिस्ट ने
और जो अनहैंगर कहते हैं सपोर्टर्स को, इस तरह भी देख सकते हैं जो उनके हामी होते हैं। उन्होंने सेगस्टोगन, ये एक वर्ब होता है डिस्ट्रॉय करने को, तबाह करने को, हम लोग इंग्लिश में या उर्दू में तबाह करने को कहते हैं, सेगस्टोगन, ये उससे निकला है कि इन लोगों ने, जो कि मिस्टर एच और उनके हामी थे, उन्होंने इस कम्युनिटी, यहाँ पर जो कम्युनिटी है, उनके बिजनेस और उनके जो इबादत गाहें हैं, उनको उनको तबाह किया या नुकसान पहुंचाया। ये जवाब इसका दुरुस्त है, क्योंकि इस दौरान आप देख सकते हैं 1938 में वही लोग इक़्तिदार में थे। ये कह रहे हैं मिस्टर एच विद राइश प्रेसिडेंट उन लेस्ट आले पार्टियन फरबीटन, के जो मिस्टर एच हैं वो इस तारीख को सदर बन गए थे और उन्होंने तमाम पार्टीज़ को जो है फरबीटन, देखिए मैंने बताया था पाबंदी लगाने को कहते हैं, बैन कर देने को, उन्होंने तमाम पार्टीज़ पे पाबंदी लगा दी थी। हमें पता है कि वो 1933 में इक़्तिदार में आए थे, 1938 में नहीं। तो इसका एक यही जवाब दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि है इन्वेल्शन जहाज के किस साल के अंदर सेगस्टोगन, दोबारा वो वर्ब आ गया कि तबाह किया था। नेशनलिस्ट ने जो है यहाँ पर शायद हम मुकम्मल तौर पे इसको लिख नहीं पाए, ये वही टर्म ही होगी यहाँ पर, जो उनकी इबादत गाहें होती हैं इस कम्युनिटी की, इस वाली कम्युनिटी की, और उनके बिजनेस को किस सन में तबाह किया था। तो हमने पिछले सवाल से ही ये जवाब बेसिकली व्यवस्था है कि 1938 में, जो हमने तारीख देखी कि 9 नवंबर 1938 को मिस्टर एच और जो उनके साथ लोग बरसर इक़्तिदार थे नेशनलिस्ट, उन्होंने इस जो कम्युनिटी है उनके इबादत गाहों को और उनके जो दुकानें हैं, जो कारोबार है, उनको नुकसान पहुंचाया था। तो ये जवाब इसका हमने पहले भी देखा 1938 है, और ये जवाब हमारा देखिए दुरुस्त। तो दोस्तों अब हम इसके साथ ही चलेंगे अपने अगले सवाल के ऊपर, जो कि क्लाउस शेंक ग्राफ वन स्टॉफनबर्ग वुड द बेकांट दुर्श। ये एक नाम है क्लाउस शेंक ग्राफ, जो कि स्टॉफनबर्ग से उनका ताल्लुक था। शायद आपको पता होगा, ये एक बेकांट कहते हैं जो जो मशहूर हो या जाना जाए, कैनन होता है जानने को, बेकांट उसी से निकला है कि वो ये जो शख्स हैं ये किस वजह से मशहूर हैं। पहला ऑप्शन है आइने गोल्ड मेडियले बाय द ओलंपिक स्पीलन 1936 की, उन्होंने 1936 के ओलंपिक्स के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीता था। ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। देन बाउ दस राइस स्टाक्स की बॉडीज, कि उन्होंने जो है ये जर्मनी, आपको पता है बर्लिन के अंदर मुख्तलिफ हुकूमती इमारतें हैं, ये कह रहे हैं उन्होंने बाउन कहते हैं बिल्ड करने को, कि उन्होंने इस क्लाउस शेंक ने उनमें से एक बिल्डिंग बनाई थी। ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। देन आउफ बाउ देर वेरमाख्त, वेरमाख्त कहा जाता है, माख्त हमने देखा था अंधे माख्त ज़ाइन पावर में होना, तो वेरमाख्त आर्म फोर्सेस या मुसल्ला जत्थे जो होते हैं, कि उन्होंने आउफ बाउ कहते हैं बनाने को, कंस्ट्रक्ट करने को, बिल्ड करने को। इसका अपोजिट होता है अब बाउ, कि चीज़ों को वाइंड अप कर देना। तो आउफ बाउ का मतलब बनाया, कि उन्होंने बनाया वेयरमाख्त, उन्होंने कुछ आर्म फोर्सेस बनाई। ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। 10 अटेंटाट ऑफ मिस्टर एच 20 जूली 1944, कि उन्होंने क्लाउस शेंक ने 20 जुलाई 1944 को जो है, उन्होंने, देखिए अटेंटाट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब होता है असैसिनेशन अटैम्प्ट, किसी को कत्ल करने की कोशिश करना या मारने की कोशिश करना। तो उन्होंने क्या किया था, 20 जुलाई 1944 को क्लाउस शेंक ग्राफ ने मिस्टर एच के ऊपर अटेंटाट किया था, एक असैसिनेशन अटैम्प्ट की थी। ये इसका आप ये याद कर लें, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग 1933 से शुरू हुए थे, 1938 भी हमने कवर कर लिया, अब 1944 में हम आ गए हैं। तो ये जवाब आप इस तरह ज़हन में रखिएगा कि ये जो क्लाउस शेंक ग्राफ है, इन्होंने अटेंटाट, आप नोट कर लें ये वर्ड, असैसिनेशन, किसी को मारने की कोशिश की थी मिस्टर एच को 20 जुलाई 1944 को। तो ये जवाब इसका दुरुस्त है। हम चलेंगे इसके साथ ही अपने अगले सवाल पे। अब हम दूसरी जंग अजीम पे आ गए हैं। 1933 से हम शुरू हुए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता हम 1945 पे आ गए हैं। 44 पे पिछला सवाल देखा जो कि 1944 का था। अब देखिए वन वार द स्वाइटे वेल्ट क्रीक स्वैंड है, कि दूसरी जंग अजीम जो वो कब ख़त्म हुई थी। 1939 से लेकर 1945 तक दूसरी जंग अजीम चल रही थी। ये बात आप याद कर लें कि दूसरी जंग अजीम 1945 में ख़त्म हुई थी। ये आपको याद ही करना होगा, नोट डाउन कर लें। जो लोग तारीख से शुगफ रखते हैं, जो हिस्ट्री को जानते हैं, उनको पता है ये बात कि दूसरी जंग अजीम का अख्ताम 1945 में हुआ था। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। अब इसके साथ ही हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे,
देखिए वो सवाल दोबारा आ गया। वेल्शर क्रीक क्रीक कहते हैं जंग को, डॉवेटे फोन 1939 bis 1945 कि कौन सी जंग थी जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चली थी। द एस्टे वेल्ड क्रीक, एस्टे कहते हैं पहली को पहली जंग अजीम, स्वाइटे वेल्ड क्रीक हमें पता है कि दूसरी जंग अजीम थी वो। द वियतनाम क्रीक नहीं, वियतनाम एक अमेरिका की लड़ाई थी वियतनाम के साथ, ये एक अलग काफ़ी देर बाद की है। या खलीजी गोल्फ क्रीक ये कह रहे हैं कि जो खलीजी ममालिक में जंगें हुई थी ये वो हैं, ये वो भी नहीं है। 1939 से लेकर 1945 तक हमारे पास दूसरी जंग अजीम ही है। हमारा अगला सवाल है वस वॉर अम 8 मई 1945 कि 8 मई 1945 को क्या हुआ था। देखिए 8 मई 1945 आपको ये सन जहन में रखना है कि 1945 में जंग अजीम ख़त्म हुई थी, तो इसका जवाब वही हो सकता है। ये कह रहे हैं टोड, यानी टोड कहते हैं इंतकाल को, डेथ को। मिस्टर एच का इंतकाल हुआ था, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। बिगिन दिस बर्लिनर मॉर बाउस के जो दीवारें बर्लिन है ये हम आगे देखेंगे उसकी वो बनना शुरू हुई थी। बिगिन बर्लिनर, बर्लिन मॉर कहते हैं दीवार को, वॉल को, बाउ कहते हैं बनाने को, तो दीवारें बर्लिन बनना शुरू हुई थी। ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है, ये अगले सालों में आएगा, हम देखेंगे। वॉल्फ फॉन कोनराड एडेनॉयर सुम बुंदेस कांसलर के इस सन में जो कोनराड एडेनॉयर है ये जर्मनी के कांसलर इनका इंतखाब हुआ था, वॉल कहते हैं मुंतखब करने को। ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि 1945 में दूसरी जंग अजीम का ख़त्म हुआ था। एंड इज स्वाइट इन वेल्ड क्रीक इन यूरोपा कि यूरोप के अंदर दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हो गया था। ये जवाब इसका दुरुस्त है। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर जो कि है वी एंडेड द स्वाइटे वेल्ड क्रीक इन यूरोपा ऑफिशियल के यूरोप के अंदर जो दूसरी जंग अजीम है, आपको पता है एंड का वर्ब इस्तेमाल होता है इख्तिताम के लिए। किस तरह जर्मनी में या यूरोप में यूरोप का पूछ रहे हैं दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई थी, क्या वजह बनी थी उसकी। पहला मिड टोड के इंतकाल से किसके, मिस्टर एच के। ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है, उनका जो इंतकाल है वो एक अलग इवेंट है, वो इसमें कवर नहीं होता, इसके बाद का होगा। अगला है दुर्ज दी बेडिंग लॉ से कैपिटलासियोन डोइचलैंड के देखें दुर्ज कहते हैं ज़रिए किसी चीज़ के। अब आपके पास यहाँ पर बेडिंग्स लॉ से जो है ये जिस तरह आपको पता है उन बेडिंग या बेडिंग एक वर्ब इस्तेमाल करते हैं, बेडिंग कहते हैं आपके पास उन बेडिंग या बिडिंग कंडीशनल या अनकंडीशनल। तो ये कह रहे हैं कि बिडिंग्स लॉ से अनकंडीशनल कैपिटुलासियोन कहते हैं हथियार डालने को, सरेंडर करने को। तो कह रहे हैं कि दूसरी जंग अजीम यूरोप में इस तरह ख़त्म हुई थी कि जर्मनी ने अनकंडीशनल बग़ैर किसी कंडीशंस लगाए, बग़ैर किसी शराइत के कैपिटुलासियोन या सरेंडर कर दिया था। यही इसका जवाब दुरुस्त है। अगला ऑप्शन है मित दैम रुकजुक द डोशन आउजन बिजेट्सन गेबीटन के रुकजुक कहते हैं पीछे हटने को। आप लोगों को पता होगा कि ये एक उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि पीछे हटना या रिट्रीट करना या विड्रॉ करना, कि जर्मनी ने जिन इलाकों पे, बिजेट्सन कहते हैं किसी जो आपने ऑक्यूपाई होते हैं, कब्ज़ा किया होता है। तो कह रहे हैं दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम इस तरह हुआ था कि जर्मनी ने जिन इलाकों पर जो बेजेट्सन गिरबीटन थी जहाँ पे कब्जा था उनसे पीछे हटे थे। ये जवाब भी इसका दुरुस्त नहीं है, जवाब वही दुरुस्त है कि जर्मनी ने कैपिटुलासियोन या सरेंडर किया था अनकंडीशनल बगैर किसी शराइत के। या ये कह रहे हैं दुश आइंद रेवोल्यूशन इन डॉइचलैंड की दूसरी जर्मनी में एक इनकलाब आया था तो उससे यूरोप में दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई थी। ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है, आप ये जवाब ज़हन में रख लें, नोट भी कर लें। बेडिंग्स लॉ से कैपिटुलासियोन के अनकंडीशनल सरेंडर से जर्मनी के ये जंग अजीम यूरोप में जो है अपने अख्ताम को पहुंची थी। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर। वस नानटन दी मेंशन इन डॉइचलैंड ज़ेर लांगे दी स्टुंडे नुल कि काफ़ी अरसे तक जो है जर्मनी में लोग याद रखते हैं एक टर्म है स्टुंडे नुल, बिल्कुल ज़ीरो, स्टुंडे कहते हैं घंटे को, नुल ज़ीरो को, तो लोग इसको याद रखते हैं। तो ये कैसे इसके क्या मुराद थी। देखिए आपको पता होगा नैनन जानना या नानटन उसी से निकला है कि वो किस तरह उसको वो लोग याद रखते हैं, उस चीज़ को कैसे याद रखते हैं। तो ये कह रहे हैं इसकी क्या थी ये चीज़। द मिट विद द साइड नाक वेंडे इम जार 1989 बेजाइशनेट। आपको पता होगा ये कह रहे हैं कि उससे ये वो वक्त है। देखिए मैं आपको बता दूं, हम अभी दूसरी जंग अजीम से निकले हैं, वो ख़त्म हो गई है। तो दूसरी जंग अजीम के बाद दोबारा से जर्मनी ने
एक उठान शुरू की थी, तरक्की की कदम बढ़ाना शुरू किए थे। तो दूसरी जंग अजीम से जो वक्त शुरू होता है, ये उस वक्त को स्टुंडे नुल के बिल्कुल ज़ीरो पर आ गए हैं हम लोग। हमने दोबारा से रीबिल्ड करना है, फिर से ऊपर आना है। तो दूसरी जंग अजीम का जो टाइम था जब वो ख़त्म हुई थी, तो उस टाइम को स्टुंडे नुल कहा जाता है कि अब बिल्कुल ज़ीरो है हर चीज़। इस तरह ध्यान में रखें। ये कह रहे हैं कि ये वो वक्त था जब आपको पता है कि 1989 1989 हम आगे पढ़ेंगे, जब दीवारें बर्लिन गिर गई थी, उसको गिरा दिया गया था और ईस्ट, मशरक़ी और मगरबी जर्मनी दोबारा एक मुल्क बन गए थे मिलकर। तो ये कह रहे हैं इससे मुराद वो है कि बेजाइशनन, आपको पता है एक वर्ब होता है कि किसी चीज़ को समझना, या कैंजाइशनन भी हमने देखा, बेजाइशनन किसी चीज़ की अलामत है कि उस वक्त की अलामत है जब वेंडे कहते हैं किसी चीज़ को उलटना पलटना, इनकलाब आ गया 1989 में। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। द मिथ wurde der beginning the Zweite Weltkrieg bezeichnet, कि इस तरीके से कि स्टुंडे नुल को वो टाइम कहा जाता है कि जब आपके पास जो दूसरी जंग अजीम शुरू हुई थी, नहीं, उसको भी दूसरी जंग अजीम शुरू होने के वक्त को भी नहीं कहा जाता। दरुंटर फर्स्ट एंड मान दस एंडे द स्वाइट वेल्ट। इससे इंसान ये समझते हैं कि उसके जो इसका मतलब है वो ये है कि दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई थी, वन देन बिगेन दस वीदर ऑफ बो, और दोबारा से, एक वीदर ऑफ बो कहते हैं दोबारा से किसी चीज़ को बनाना। तो दोबारा से शुरू हुआ था जर्मनी का बनना। जर्मनी की दोबारा इकॉनमी, तरक्याती काम दोबारा शुरू हुए थे, जो कि जंग अजीम से तबाही आई थी। उसके नतीजे में स्टुंडे नुल हर चीज़ ज़ीरो पे आ गई थी। तो जंग अजीम ख़त्म हुई, एंड हुआ, और वीदर ऑफ बो, वीदर कहते हैं अगेन को, ऑफ बो कहते हैं मैंने बताया था बनाने को, दोबारा से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। ये जवाब इसका दुरुस्त है। ये कह रहे हैं द मिथ इज़ द स्टुंडे गेमाइंड, के इस जो नुल स्टुंडे है इससे मतलब ये होता है, माइनर आपको पता है एक वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इन दर दी उआ फोन दर सोमर साइड ऑफ द विंटर साइड उनकी स्टेल बिट के। कह रहे हैं कि ये वो मतलब होता है, आपको पता है घड़ियाँ जो है 1 घंटा आगे और 1 घंटा पीछे हो जाती हैं, उसको हम स्टेलन कहते हैं कि आपने किसी चीज़ को शिफ्ट करना या मूव करना। सर्दियों से गर्मियों के टाइम को इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। स्टुंडे नुल से मुराद हम यही समझें कि जो स्टेलुम हुई थी टाइम की गर्मियों और सर्दियों के दरमियान, ये वो है, नहीं। स्टुंडे नुल हर चीज़ ज़ीरो है और दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो गई है, और अब जो है वीदर ऑफ बो शुरू होगा, दोबारा से कंस्ट्रक्शन, दोबारा से तरक्की की राह पे गामजन होंगी। ये जवाब इसका दुरुस्त है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है Der 27. Januar ist in Deutschland ein offizielle Gedenktag, के 27 जनवरी का जो दिन है वो जर्मनी में एक ऑफिशियल योम यादगार, टाग डे को कहते हैं, गेडेंक टाग आप देख लें, योम यादगार या मेमोरियल डे कह सकते हैं। मेमोरियल डे के तौर पे इसको याद किया जाता है। वोरान एरियनेट दीजर टाग, के इस दिन के हवाले से जो है अबाउट दैट डे क्या चीज़, किस चीज़ को याद किया जाता है। देखिए एगेनियन आपको पता होगा, एगेनियन होता है किसी चीज़ को याद करना, याद रखना। तो ये पूछ रहे हैं जो ऑफिशियल गेडेंक टाग या इनका योम यादगार है उस पर किन चीज़ों को याद रखा जाता है। आंदस एंडे द स्वाइटेन वेल्ट की दूसरी जंग अजीम का ख़त्म हुआ था, नहीं, उसको हमने देखा था कि उसको अलग तरीके से स्टुंडे नुल के तौर पे याद किया जाता है। ये इसका जवाब नहीं है। अंदी फेर अपशीडुंग दस ग्रुन गेजेट्स, देखिए हम ये आगे देखेंगे। ग्रुन गेजेट्स जर्मनी का जो बुनियादी कानून है, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद जब वेस्ट जर्मनी, जो ये वाला हिस्सा जर्मनी का जो कि दूसरे हिस्से पर था, जो कि अब जिसमें अब साउदर्न साइड वगैरह आती हैं, तो इस हिस्से में नया कानून बना, हर चीज़ बनी पार्लियामेंट से। तो उस मौके पे ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था। फर एप्शिडुम को आमतौर पे आपको कहा जाता है कि प्रपोज करना या रोल आउट करना, कि नया लॉ कानून बना था, तो उसको गेडेंक टाग के तौर पे याद किया जाता है 27 जनवरी को। ये जवाब भी ठीक नहीं है। अंदी वीदर फेराइनिगुम डॉइचलैंड्स, कि जर्मनी दोबारा एक हो गया था, दीवारें बर्लिन टूट गई थी। देखिए वीदर कहते हैं अगेन को, फेराइनिगुंग आपके विदर फेराइनिगुम को मिला के यूज़ करते हैं, फिर विदर फेराइनिगुम की टर्म को, कि दोबारा से एक हो जाना या जुड़ जाना। जर्मनी दोबारा एक हो गया था। ये हम आगे देखेंगे कि 3 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को कहते हैं टाग दर दोचे आइनहाइट, ये वो दिन भी नहीं है। एंड दी ऑफर दस नेशनलिस्ट, के जो ऑफर आपको पता होगा अक्सर जो एक ऑफ विक्टम्स या कुर्बानी करने को कहते हैं, या कुछ जो कुर्बान हो गए। ऑफर फेस्ट भी मुस्लिम कम्युनिटी में मनाया जाता है, जो ईद उल अज़हा के तौर पे जिसको हम कहते हैं, उसको भी जर्मनी में ऑफर फेस्ट कहते हैं। तो ये कहते हैं कि उस दिन को याद किया था, कुर्बानी के दिन के तौर पे याद किया जाता है, जो कि उस दौरे हुकूमत में जो 1933 से लेकर 1945 तक का जो
दौरे हुकूमत था, उस दौरान जो लोग उसका शिकार हुए थे, जो उसके विक्टिम थे, जो कुर्बानी जिन्होंने दी थी, जो उसके ऑफर, जो विक्टिम्स थे, उनके दिन के तौर पे याद किया जाता है। ये जवाब इसका बिल्कुल दुरुस्त है। अब चलेंगे अपने अगले सवाल पे। वेल्शे लैंडर वुर्जन नागदम स्वाइटन वेल्किरिंग इन डॉइचलैंड एज अलियटे बेजेट्सुम मैख्ते बेजाइशनेट। वो कौन सी लैंडर थी, कौन सी कौमें थीं या कौन से ममालिक थे जो कि दूसरी जंग अजीब के बाद जर्मनी में जिनको याद किया जाता है, याद रखा जाता है। बेजाइशनर हमने पहले भी देखा था। बिजाटसुम मैख्ते, देखिए बिजेट्सन कहते हैं एक ऑक्यूपाई करना के चीज़ को, एक टर्म होती है, वर्ब है। तो बिजाटसुम कहते हैं ऑक्यूपेशन को, और मैख्ते में हमने पहले भी देखा था अंदर माख्त, जो पावर में होते हैं। तो ऑक्यूपाइड फोर्सेस या वो और एलियाटे कहते हैं इत्तेहादी को। आपको पता है एक अलग ब्लॉक था दूसरी जंग अजीम में, जिसमें एक जानिब सोवियत यूनियन यानी रशिया था, बरतानिया उसका हिस्सा था, और अमेरिका वगैरह फ्रांस उस जानिब थे, और बाकी जापान और जर्मनी का एक अलग ब्लॉक था। तो ये कह रहे हैं किन ममालिक को, किन, आप आगे भी सवाल देखेंगे, जर्मनी को 4 हिस्सों में तकसीम, 4 डिफरेंट ममालिक ने जर्मनी के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। तो कहते हैं किन ममालिक को जर्मनी में जो है वो दूसरी जंग अजीम के बाद जो इत्तेहादी, जो मुसल्ला या काबिज अफवाज के तौर पे सॉरी, इसका बेहतर वर्ड है बिजाटसुम मैख्ते, के जो सॉरी, कि जो काबिज अफवाज थी, वो कौन से ममालिक को जर्मनी में काबिज अफवाज बिजाटसुम मैख्ते, जो काबिज ऑक्यूपेशनल फोर्सेस थी, ऑक्यूपेशन फोर्सेस थी जिन्होंने कब्जा किया हुआ था, किन को याद रखा जाता है? ये आपको याद करना पड़ेगा। उसमें रशिया भी था, बरतानिया, पोलैंड और स्वीडन उसका हिस्सा नहीं था। पोलैंड अगर से मशरकी यूरोप में आता है, लेकिन वो विक्टिम्स में शामिल था जंग अजीम के, वो ब्लॉक, उस ब्लॉक में शामिल नहीं था। फ्रांस, रशिया, इटली, जापान जर्मनी की ब्लॉक में शामिल था, और इटली का भी ताल्लुक इनके ब्लॉक से नहीं था। यूएस से, जिन्होंने जर्मनी को ऑक्यूपाई किया या कब्जा किया दूसरी जंग अजीम के बाद, यूएस से, सोवियत यूनियन, स्पेन, पुर्तगाल उनमें नहीं थे। यूएस से, सोवियत यूनियन, ग्रोस ब्रिटानिया यानी कि यूके जो वहाँ की सल्तनत थी, और फ्रांस, ये 4 ममालिक थे जिन्होंने जर्मनी के 4 मुख्तलिफ हिस्सों पे कब्जा किया था। ये हम इन्हीं को कहते हैं बिजाटसुम मैख्ते, जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस थी, जो काबिज अफवाज थी। ये हम आगे भी सवाल इसके आएंगे, तब देखेंगे, तो इसका बहरहाल ये जवाब दुरुस्त है। अगले सवाल पे चलेंगे। वी फिले बेजाटसुम जोनन गाबस इन डॉइचलैंड नाग देम स्वाइटन वेल्टक्रीग। हमने अभी भी देखा 4 मुल्कों ने कब्जा किया था, तो वो 4 थे। कि कितने हिस्सों में, वी फीले, हाउ मैनी बेजाटसुम जोनन, कितने ऑक्यूपाइड एरियाज जिन पे कब्जा हुआ था जर्मनी, किन उन हिस्सों में, कितने हिस्सों में तकसीम हुआ था जिन पे कब्जा हुआ था? 4 थे वो हिस्से। हम आगे भी सवाल आएगा तो देखेंगे। ये देखिए, ये सवाल है, वी वागन दी बेजाटसुम जोनन डॉइचलैंड nach 1945 verteilt, कि किस तरह तकसीम हुई थी। ठीक है, 4 ममालिक ने कब्जा किया था, हमें पता है। उसमें आपके पास शामिल है बरतानिया है, अमेरिका, रशिया और फ्रांस। उन्होंने कैसे तकसीम किया था आपस में इन तमाम चीज़ों को? देखें, जो तो शुगफ रखते हैं जोग्राफ़ी से, जो जोग्राफ़ी को जानते हैं, दुनिया के मोहल्ले वकू को जानते हैं, वो उन लोगों को शायद कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हो कि ये वाला हिस्सा जर्मनी का कौन सा पड़ोसी मुल्क लगता है, या फिर किस जगहों पर कैसे कब्ज़ा किया गया था, कौन सा हिस्सा बरतानिया के पास था। अगर ये ईस्ट वाली साइड थी तो ये हिस्सा फिर पोलैंड वाली साइड से रशिया ने अपने कब्ज़े में लिया था, कुछ हिस्से को अमेरिका ने कब्ज़े में लिया था। इन्होंने ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में 4 नाम दिए हुए हैं। अब याद कैसे रखना है? जिन लोगों को तो नक्शा याद है, जो समझ सकते हैं चीज़ों को, उनके लिए तो याद करने में मसला नहीं है, वो तो आराम से याद कर लेंगे कि जो ये वाला जो हिस्सा था ये बरतानिया की तरफ चला गया था। आपके पास जो ये वाला हिस्सा था ये फ्रांस ने कब्जे में कर लिया था। ये जो ईस्टर्न हिस्सा था मशरकी, ये रशिया ने ले लिया था। और जो आपके पास तीसरा हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये अमेरिका के कब्जे में था, जहाँ पर अभी भी वीसबाडन में या कुछ इलाकों में उनके बेस कैंप मौजूद है, हेसन स्टेट या राइनलैंड फॉल्स के हवाले से। तो उसमें अब ये है कि किस तरह तकसीम हुआ था। कुछ जिनको तो याद है उनके लिए ठीक है, अब जिनको नहीं याद उनके लिए देखें, एक इस तरह मैंने निशानी बनाई है कि देखें, पहले जी के बाद अल्फ़ाबेटिकली देख लें। जी के बाद आपके पास एस आता है, एस के बाद एफ नहीं आता, उसके बाद यू आता है। तो जिन ऑप्शंस में आपके पास देखिए जी एस, जी आता है, जी के बाद एस आता है, एस के बाद एस टी, फिर यू आता है, यूएस से। एफ एक एक्सेप्शन है, आप सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली शुरू की 3 चीज़ें देख लें। देखिए एस के बाद जी नहीं आता, एस से पहले जी आता है, तो ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। देखिए जहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली सबसे परफेक्ट बैठ रहा है जी, जी के बाद एस, एस के बाद यू, जी एस यू, और उसके बाद फिर देखें एफ एक हाउस नाम, एक एक्सेप्शन है।
ये आप छोड़ दें, आप सिर्फ 3 ममालिक के शुरू को देखें जिनमें अल्फ़ाबेटिकली जो सही से अरेंज हुए हैं। पहले जी आया, उसके बाद आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में फिर आपके पास एस आया, फिर यू आया। तो जी के बाद आपको पता है एस आता है, फिर यू आता है, और उसके बाद आपके पास फिर इसमें क्या आ जाता है, जी एस यू और एफ एक एक्सेप्शन है। इसको इस तरीके से देखिए, यहाँ पर देखें जी के बाद यू आया, जी के बाद यू तो नहीं आता, जी के बाद एस आता है, ये जवाब भी गलत है। जी के बाद एस आया, फिर एफ आया, देखें एस के बाद यू आता है, एफ नहीं। तो बेस्ट इस तरह याद रखें, जी एस यू। फिर आपके पास एफ एक एक्सेप्शन है, फ्रांस, लेकिन इन 4 ममालिक ने इसको इस तरह जर्मनी को तकसीम किया था। तो हमारा अगला सवाल है, Welche deutsche Stadt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in 4 Sektoren aufgeteilt? देखिए, कुछ जर्मनी खुद भी 4 हिस्सों में तकसीम हुआ था, जो कि एक हिस्सा रशिया यानी सोवियत यूनियन ने, एक हिस्सा फ्रांस ने, एक जर्मनी, एक बरतानिया ने, ग्रोस ब्रिटानिया, और एक अमेरिका यूएसए ने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन एक जर्मन शहर भी था जो कि 4 हिस्सों में तकसीम हुआ था दूसरी जंग अजीम के बाद। टाइलन से आप समझ सकते हैं, सेक्टोरन तो सेक्टर्स को कहते हैं, 4 सेक्टर्स में तकसीम हुआ था। इंग्लिश से भी ये चीज़ समझ में आ जाती है। टाइलन आपने पहले भी देखा, हमने फर्टाइलन देखा, फर्टाइल्ड, ये डिस्ट्रीब्यूट करना, किस तरह उन्होंने 4 हिस्सों का आपस में बांटा था। या उसी का एक वर्ब है ऑफ टाइलन कहते हैं, जिसको अगर आप एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो डिवाइड करना, स्प्लिट करना। तो कौन सा जर्मनी का शहर था जो कि खुद जर्मनी का वो शहर भी 4 हिस्सों में तकसीम हुआ था? तो ये आप जेहन में रखें, ये बर्लिन वो शहर था, क्योंकि ये ईस्ट साइड पे आता है। और ईस्ट साइड आपको पता है, ईस्ट इटसेल्फ एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आकर उस पॉइंट पे आके 4 मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ जिन्होंने जर्मनी को 4 हिस्सों में कब्ज़ा किया हुआ था, फ्रांस है, बरतानिया, यूएसए, रशिया, सोवियत यूनियन, उनके उस पॉइंट पे बर्लिन भी आता था। तो बर्लिन को भी उन्होंने अपने अपने हिस्से में 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। तो ईस्ट साइड पे एक पॉइंट ऐसा था। तो म्यूनशन नहीं है, ड्रेसडेन नहीं है, फ्रैंकफर्ट ओडा नहीं है, बर्लिन उसका दुरुस्त जवाब है कि बर्लिन खुद भी 4 हिस्सों में तकसीम हुआ था। जर्मनी पे 4 इत्तेहादी ममालिक ने कब्ज़ा किया था, उसके साथ बर्लिन को भी उन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। वेल्शेस लैंड वर काइने एलियटे बेजर्सुंग माख्त इन डॉइटलैंड के कौन सा मुल्क है इनमें से जो कि बेजर्सुंग माख्त, जो कि ऑक्यूपाइड फोर्सेज, जिन्होंने जर्मनी पे कब्जा किया था, कौन सा मुल्क इनमें से नहीं था? हम पता है काइने, जो कि नहीं था। कौन सा मुल्क नहीं था? लैंड मुल्क को कहते हैं, आपको पता होगा। यूएसए नहीं था, देखिए यूएसए था, सोवियत यूनियन यानी रशिया भी था, फ्रैंक राइश यानी फ्रांस भी था, जापान तो खुद जर्मनी का इत्तेहादी था इस जंग अजीम में। तो जापान वो वाहिद मुल्क है जिसको ये लोग जो काबिज अफवाज के तौर पे नहीं इसको याद किया जाता, सिर्फ इन 3 ममालिक ने कब्जा किया था, जिसके साथ एक बरतानिया भी है। लेकिन जापान ऐसा मुल्क नहीं था जिन्होंने कोई इनके ऊपर जर्मनी पे कब्जा किया, बल्कि इनका अपना इत्तेहादी मुल्क था। तो देखिए, अब जर्मनी 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब तकसीम होने के बाद जो है, अब जर्मनी के जब 4 हिस्से बने, उस 4 हिस्सों के बाद भी जो हमने आपको जर्मनी का नक्शा दिखाया वो 20 से टूट गया। 2 हिस्से जर्मनी के फर्दर, यानी चार ऑक्यूपाइड फोर्सेज थी, 4 ममालिक जिन्होंने जर्मनी के मुख्तलिफ हिस्सों पे कब्जा किया, और उसके बाद एक दीवार बीच में खींची गई जिसको दीवार बर्लिन कहा जाता है, और जर्मनी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक को ये लोग, हम आगे देखेंगे सवालात में, जो आगे सवालात आएंगे, एक बुंदिस रिपब्लिक ऑफ डॉइटलैंड के नाम से, जिसको वेस्ट जर्मनी भी कहा जाता है, और एक मशरकी हिस्सा बन गया। तो अब हम उन सवालात की जानिब आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल है, वन wurde die DDR gegründet? देखिए, DDR जर्मनी का वो हिस्सा है जो कि रशिया वाली साइड पे, ईस्ट वाली साइड पे चला गया था, जो पोलैंड वाली साइड से लगता है। DDR यानी डोइचे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसको कहा जाता है, डोइचे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक DDR। ये कब बनी थी? फ़ौरन 1945 में जंग अजीम ख़त्म हुई, ये ममालिक सारे आपस में तकसीम हो गए, 4 ममालिक ने कब्ज़ा कर लिया। तो उसके बाद 1949 वो टाइम था जब 2 अलग अलग मुल्क बन गए, एक मशरकी जर्मनी जिसको DDR भी कहा जाता है, और एक मगरबी जर्मनी जिसको बुंदिस रिपब्लिक ऑफ डॉइटलैंड भी कहा जाता है। ये दोनों 1949 में 1949 में बने थे। 1945 में जंग अजीम ख़त्म हुई, उसके बाद तकसीम का मरहला शुरू हुआ, ममालिक ने कब्ज़ा कर लिया जर्मनी के ऊपर, और 1949 में जो है ऑफिशियली 2 जर्मनी 2 रियासतों में तकसीम हो गया, मशरकी और मगरबी। वो 1949 का टाइम था। ये आप याद कर लें, 1949 का सन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दूसरा जो जर्मनी का मगरबी जर्मनी है वो भी इसी तारीख, इसी ही सन में बना था। तो ये भी आप जहन में रख लीजिएगा। बस बेडोटेड दी अपक्यूर्जिंग DDR, आपको पता होगा अपक्यूर्जिंग हम कहते हैं शॉर्ट एब्रीविएशन को। DDR की फुल फॉर्म क्या है?
एब्रीवेशन क्या DDR का, अबक्यूजिंग एब्रीवेशन। तो ये याद कर लें, डोइचे डेमोक्रेटिशे रिपब्लिक, वो थी एक डेमोक्रेटिक स्टेट। देखें, द्रिटे डोइचे रुनफुंक या डोइचे रिपब्लिक या द्रिटे डोइचे रिपब्लिक नहीं, वो डेमोक्रेटिशे ज़हन में रख लें कि वो डेमोक्रेटिक स्टेट थी एक, तो उसका नाम डोइचे डेमोक्रेटिशे रिपब्लिक था, DDR। डी डेमोक्रेटिक से ज़हन में रख लीजिएगा, आपको ये आसानी रहेगी। डोइचे, डे फॉर डेमोक्रेटिशे, आर फॉर रिपब्लिक। रिपब्लिक तो वो थी अवामी जमहूरिया जो होता है, तो डेमोक्रेटिक से आप ज़हन में रख लेंगे कि DDR जो था वो डोइचे डेमोक्रेटिशे रिपब्लिक था। इन वेल्शर बेजर्ट्स जोने वुडे DDR की ग्रुंडेड। मैंने आपको बताया जो DDR पूछते हैं किस जोन में, आपको पता है 4 जोन के अंदर तकसीम हुआ था। एक हिस्सा अमेरिका ले गया था, एक फ्रांस, एक बरतानिया और एक रशिया, USSR, इसको सोवियत यूनियन भी कहते हैं। तो किस जोन के अंदर DDR बना था? और DDR ईस्ट जर्मनी, जो ईस्ट वाला जर्मनी का हिस्सा जो ईस्ट यूरोप पे लगता है, पोलैंड वाली साइड से ऊपर, ये जो पूरा हिस्सा था जो कि वहाँ से रशिया ने अपने कब्जे में किया था, उसके अंदर DDR बना था। ज़हन में रख लें, DDR मशरक़ी जर्मनी, डोइचे डेमोक्रेटिशे रिपब्लिक, जिसको हम कहते हैं उर्दू में मशरक़ी जर्मनी, इंग्लिश में ईस्ट यूरोप कहते हैं, ईस्ट जर्मनी कहते हैं, ये रशिया के अंडर था, रशिया के कंट्रोल में था। सोवियत यूनियन की जो रियासतें थी उस दौर में, रशिया तो बाद में बना, जो सोवियत यूनियन की रियासतें जो उस टाइम तक थीं, अफ़गान वॉर से पहले तक, ये उसको सोवियत यूनियन कहते हैं। तो उस एरिया के अंदर आपका DDR यानी डोइचे डेमोक्रेटिशे रिपब्लिक बना था। ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अगले सवाल पे चलेंगे जो कि हमारे पास है, व्हेन वुडे दी बुंदीस रिपब्लिक डोइचलैंड gegründet। देखिए, मैंने आपको बताया एक हमारे पास हिस्सा था जो कि DDR डोइचे डेमोक्रेटिशे रिपब्लिक या ईस्ट जर्मनी या मशरक़ी जर्मनी था, जो कि रशिया वाले साइड पे बना था, सोवियत यूनियन। अब जो दूसरी वाला हिस्सा था जिसको हम लोग वेस्ट जर्मनी या मगरबी जर्मनी भी कहते हैं, और इसको BRD बुंदीस रिपब्लिक ऑफ डोइचलैंड भी कहा जाता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो BRD, जर्मन में कहेंगे तो BARD, या अगर आप वैसे बोलेंगे तो बुंदीस रिपब्लिक ऑफ डोइचलैंड। चाहे DDR हो, डोइचे डेमोक्रेटिशे रिपब्लिक, जो ईस्ट वाली साइड पे बनी थी, या इस वाली साइड पे जो वेस्ट जर्मनी बुंदीस रिपब्लिक ले लें, ये दोनों मैंने बताया 1949 का सन ज़हन में रख लें। 1949 में ये दोनों ममालिक बने थे, मशरक़ी और मगरबी। फिर इनके लॉज वगैरह बनना शुरू हुए, इनके चांसलर मुंतखब होना शुरू हुए, क्योंकि जो बुंदीस रिपब्लिक डोइचलैंड था, समझ लीजिए ये असली जर्मनी था, क्योंकि ये जो था इसका अपना लॉ था। आगे हम सवाल देखेंगे, इनके अपने चांसलर मुंतखब हुए, जबकि जो DDR था, जो आज का मशरक़ी जर्मनी का हिस्सा कहलाता है, जिसमें कुछ रियासतें आती हैं, 5 स्टेट्स आती हैं, सूबे आते हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे कौन से सूबे उसमें आते थे। तो वो वहाँ पर एक अलग निज़ाम, वो रशिया के अंडर था, तो वहाँ पे तरक्की भी उस लिहाज से नहीं हो सकी। जबकि जो मगरबी जर्मनी, जिसको आप लोग बुंदीस रिपब्लिक ऑफ डोइचलैंड BRD भी कहते हैं, वेस्ट जर्मनी भी कहते हैं, ये जो था, ये इसका अपना लॉ बना, चांसलर बने, फिर किस तरह एक हुए, हम सब ये देखेंगे। तो ये भी 1949 में जो DDR डोइचे डेमोक्रेटिशे रिपब्लिक जो कि रशिया की तरफ था, वो भी 1949 में, और जो ये वेस्ट जर्मनी बुंदीस रिपब्लिक डोइचलैंड, ये भी 1949 में बना था। इसके साथ ही अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। इन वेल्शम साइट्रोम, आपको पता है पीरियड कहते हैं, किस दौरान गाब एज द डोइचलैंड डेमोक्रेटिशे रिपब्लिक, कि किस टाइम के दौरान, किस सन से किस सन तक DDR, मैंने आपको बताया जो कि रशिया ने इस पे कब्जा किया हुआ था, डोइचे डेमोक्रेटिशे रिपब्लिक जो कि रशिया वाली साइड पे था, DDR उसको कहते हैं, ईस्ट जर्मनी कहते हैं, मशरक़ी जर्मनी कहते हैं, वो किस दौरान था? हमने देखा था कि वो 1949 में बना था। तो 1949 से लेकर 1990 तक, जब ये दीवार टूटी थी बर्लिन की, फिर ये दोनों ममालिक दोबारा एक हो गए थे, बुंदीस रिपब्लिक ऑफ डोइचलैंड के नाम से अब जाना जाते हैं। तो ये वो सन था। देखो 1945 में तो नहीं बना था DDR, हम पहले सवाल देख चुके हैं, वो 1949 में बना था। 1949 से लेकर 1990 तक आपका ये वाला जो DDR था, डोइचे डेमोक्रेटिशे रिपब्लिक, ये रशिया के तहत रहा, ये अलग जर्मनी का हिस्सा रहा। फिर उसके बाद दीवार टूटी तो ये जर्मनी में शामिल हो गया। सवाल हम सारे आगे देख लेंगे। तो 1949 से लेकर 1990 तक DDR का अलग रहा जर्मनी से, जबकि जो बुंदीस रिपब्लिक ऑफ डोइचलैंड जो इस तरफ था, BRD जिसको हम वेस्ट जर्मनी भी कहते हैं, वो तरक्की कर रहा था, वो डेवलपमेंट कर रहा था। वो सवालात हम देखेंगे, वो असली जर्मनी इसको जो जर्मन्स के पास था। ये सवालात हम आगे भी देख लेंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, जो क्या दी बुंदीस रिपब्लिक ऑफ डोइचलैंड हार्ड दी ग्रेंजन फोन होइटेजाइट के जर्मनी की जो अब बॉर्डर्स बने हुए हैं, ये कब से हैं? देखिए, जर्मनी जब 1990, मैंने आपको बताया 1990 के अंदर वो दीवार जब टूट के ऑफिशियली जर्मनी, मशरक़ी और मगरबी जर्मनी दोबारा एक यकजा हो गए थे, मर्ज हो गए थे। तो उसके बाद से क्या हुआ था,
ये वो टाइम था जिसके अंदर वो उस टाइम से लेकर अब जर्मनी की जो ग्रेंजन, आपको पता है ग्रेंजे बॉर्डर को कहते हैं, तो ये वो टाइम था जब अब जो जर्मनी की मौजूदा जो सरहदें हैं, बुंदेसरिपब्लिक डॉइचलैंड हाट दी ग्रेंजन फोन होइटे, जो आज जर्मनी की सरहदें, आज अगर आज की आप तारीख देखें तो ये किस सन की है, 1990 में जब जर्मनी दोबारा एक बन गया था। तो ये वो सरहद है। फिर एक नई तौर पे आपका जर्मनी एक बड़ा मुल्क के तौर पे सामने आया, 5 रियासतें जो कि तकसीम हो गई थी वो दोबारा जर्मनी में आके मिली, 5 सूबे BRD में आके मिले और जर्मनी दोबारा बुंदेसरिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड हो गया पूरे का नाम। तो 1990 में हुआ था। तो अब आप आज जो जर्मनी की सरहदें देखते हैं कि पोलैंड इनका नाखबार पड़ोसी है, इसके अलावा आपके पास ऑस्ट्रिया है, फिर फ्रांस है, मुख्तलिफ ममालिक, जब आगे हम नाखबार के सवाल आएंगे पड़ोसी की उसमें देख लेंगे हम लोग नदरलैंड वगैरह को। तो 1990 जर्मनी की जो मौजूदा सरहदें हैं वो 1990 के साल से हैं। इसके साथ ही हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। द एस्टे बुंदेसकांसलर द बुंदेसरिपब्लिक डॉइचलैंड। देखें, मैंने आपको बताया कि जर्मनी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक आपके पास DDR हो गया, डोइचे डेमोक्रेटिसche रिपब्लिक, जो कि रशिया की तरफ था, और एक असली जर्मनी, इसको हम वेस्ट जर्मनी भी कह सकते हैं, बुंदेसरिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड, जो कि खुद जर्मन्स का अपना पार्लियामेंट्री निज़ाम था, उनका सिस्टम था, वो किसी के कब्जे में नहीं थे, या कब्जे में थे भी तो उनके पास अपना पूरा एक मुकम्मल निज़ाम बुंदेसरिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड के नाम से था। इनको कानून बनाने की आज़ादी थी, हर चीज़ की आज़ादी थी। तो फिर क्या हुआ, जब DDR तो चला गया, तो मशरकी जर्मनी एंड डोइचे डेमोक्रेटिसche रिपब्लिक वो रशिया वाले साइड पे था। अब जो जर्मनी, जो बुंदेसरिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड BRD था, अब इसका वक्त आया अपना चांसलर मुंतखब करने का, पार्लियामेंट बनाने का। तो कह रहे कौन पहला चांसलर था बुंदेसरिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड का, या ओवरऑल अगर आप देख लें जर्मनी का पहला चांसलर कौन था। लुडविग एरहार्ड नहीं था, विली बगान सवालों में आएंगे, लेकिन वो पहले चांसलर नहीं थे। आप याद कर लें, कोनराड एडेनॉयर, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये जर्मनी के पहले चांसलर थे, कोनराड एडेनॉयर। इनका भी काफ़ी हाथ था। जब आगे हम देखेंगे मुख्तलिफ इन्होंने एक लॉ, जो ग्रून गजेट्स वगैरह होते हैं, मतलब उसका बनना, मुख्तलिफ मरहले, मुख्तलिफ चांसलर्स ने जर्मनी को दोबारा यूनाइट करने के लिए कोशिशें की। तो ये सिलसिला शुरू होता है यहीं से। तो जर्मनी के जो पहले चांसलर थे वो कोनराड एडेनॉयर थे, ये आपको बहरहाल याद ही करना पड़ेगा। अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल भी होगा, कि फ्रॉम जूनी 1948 कि 1948 से लेकर मई 1949 तक वर्जन दी बुर्गर उन बुर्गरिन शहरी ख़वातीन और मर्दो हजरात फ़ोन वेस्ट बर्लिन दुश आइन लुफ्तब्रुके फैसोक्ट, कि उनको जो सामान वगैरह पहुँचाया गया था वो दूर किसके ज़रिए, लुफ्तब्रुके कहते हैं आपके पास, एयर लिफ्ट जिसको हम कहते हैं, हवाई रास्ते से उनको साजो सामान वगैरह पहुँचाया गया था। वो एयर लिफ्ट से उनको, मतलब वेस्ट बर्लिन जो जर्मनी, जिसको हम लोग BRD भी कहते हैं, बुंदेसरिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड, इन लोगों को एक लुफ्तब्रुके यानी एक एयर लिफ्ट, जहाज़ी हवाई रास्ते से सामान की नकलो हमल हुई थी। वेल्शर उमस्टांड वार दफोर फिन एंडवाटलिश, कि कौन सी वजूहत थी। देखिए, उमस्टांड कहते हैं वजूहत को या सरकमस्टांस को, कौन से वजूहत थी उसकी, वार दफोर फिन एंडवाटलिश, कौन से, आपको पता है इसको फिन एंडवाटलिश कहते हैं जिम्मेदार था, जिम्मेदारी होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। तो क्या वजह थी, क्या कौन जिम्मेदार था इस चीज़ का, क्या ऐसा हुआ था 1948 के जून से लेकर 1949 के मई तक कि वेस्ट जर्मनी में जो लोग थे, शहरी थे, उनको लुफ्तब्रुके यानी एयर लिफ्ट के ज़रिए नकलो हमल हुई थी सामान की। क्या वजह बनी थी इसकी, ये पहले कह रहे हैं पहली वजह ये थी, फॉर फ्रांकराइश वार आइने फरसोरगुंग दर वेस्ट बर्लिनर बिफोरगुंग मिड देम फ्लुगजुग कोस्टिंग, कि फ्रांस के लिए जो है वो जो फरसोगुन कहते हैं सप्लाई करने को, जो नकलो हमल थी वेस्ट बर्लिन की बिफलगुन, यानी बिफलगुन कहते हैं पॉपुलेशन को, रहने वालों को, जो इनहेबिटेंट वहाँ पे लोग रहते हैं, वो इसलिए कर रहे थे जहाज़ से, क्योंकि उनके जो फ्लुग्स जो जहाज़ का था वो कोस्टन यूनिवर्सिटी का था, सामान की सप्लाई एयरलिफ्ट से लोगों को, वेस्ट जर्मनी के लोगों को सप्लाई कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे कि फ्रांस इसलिए कर रहा था कि वो कोस्टन यूनिवर्सिटी का था। फ्रांस का ताल्लुक तो खैर इसमें कि वो सस्ता था, सस्ता तरीका था। आपको पता है बाय रोड सस्ता पड़ता है, जहाज से सस्ता नहीं पड़ता। ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। दी अमेरिकानिश सोल्डाटन इन हार्टन बाइम लैंड ट्रांसपोर्ट आंग्स फॉर यूबरफॉलन, ये कह रहे हैं कि जो हिस्सा देखिए 4 ममालिक की तकसीम किया था उसको, बहरहाल जर्मनी को। तो उन्होंने फ्रांस का बताया कि फ्रांस वालों को लगता था कि कोस्टन गुंस्टिगर है, इसलिए हम
हम एरियल लिफ्ट करेंगे, सामान हवा जहाज़ के ज़रिए पहुँचाएंगे, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। या कह रहे हैं कि जो अमेरिका की, जो हिस्सा अमेरिका के कब्जे में था वेस्ट जर्मनी का, कि अमेरिका के फ़ौजियों को जो वो डर था कि जब वो बाई रोड जा रहे होंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के, अगर वो रोड पे जाएंगे तो उनको ख़तरा था कि कोई उन पे हमला कर देगा, ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। फॉर ग्रोस ब्रिटानियन वार दी Versorgung über die Luftbrücke schneller, या कह रहे हैं क्योंकि जो हिस्सा बरतानिया के पास था वेस्ट जर्मनी का, उनको लगता था कि अगर वो सामान को हवा से पहुंचाएंगे, एरियल लिफ्ट से, लुफ्ट ब्रूके से पहुंचाएंगे तो वो स्नेलर है, यानी तेज तर है, स्नेल होगा। ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है, ये लॉजिकल जवाब नहीं है। दी सोवियत यूनियन, जो रशिया था, unterbrechen कहते हैं इंटरप्ट करने को, तबाह कर देना, आप उसको ख़त्म कर देना। दिन gesamten Verkehr auf dem Landweg, ये जवाब दुरुस्त है कि रशिया ने जो DDR वाली साइड थी, डोइचे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वहाँ से unterbrach कर दिया था, इंटरप्ट तोड़ दिया था, मुनक़ता कर दिया था। gesamten मुकम्मल Verkehr कहते हैं ट्रैफिक को, auf dem Landweg, जो ज़मीनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, जो नकलो हमल के ज़राए थे, ज़मीनी नकलो हमल के, वो मुनक़ता कर दिए थे रशिया ने, क्योंकि पाबंदियाँ लगा दी थी सियासी वजूहात की बिना पर। तो मुमकिन नहीं था कि वेस्ट जर्मनी को ईस्ट जर्मनी से अगर लोगों ने आना है या सामान की नकलो हमल होनी है DDR से BRD की तरफ, तो वो ज़मीनी रास्ते से मुमकिन नहीं थी। उस पर सारा हाथ किसका था? सोवियत यूनियन का था। अब ये फ्रांस को लगे कि क्वेश्चन गुस्टी कर रहा है कि मैं हवा से सप्लाई करूं, या जो अमेरिका के फ़ौजियों को लगता था उन पे हमला हो जाएगा, या ग्रोस ब्रिटानिया के लोगों को लगता था कि जो हुकूमती के बाई एयर ज़्यादा तेज़ होगा। देखिए, जवाबों में लॉजिकल नहीं है, हमेशा ज़मीनी तरीक़ों से ही लोगों को और सामान की नकल हमल होती है। तो उसका जवाब ये था कि इसलिए ऐसा हुआ था कि सोवियत यूनियन यानी रशिया ने तोड़ दिया था मुकम्मल तौर पे, वो रास्ते मुनक़ते कर दिए थे, पाबंदियाँ लगा दी थी जो कि ज़मीनी रास्ते थे। ये इसका जवाब है, और ये जवाब देखिए हमारा दुरुस्त है। तो दोस्तों, इसके साथ हमारी पार्ट 1 की पहली वीडियो 30 सवालात की मुकम्मल हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दिए और हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, सवालात की तैयारी करें। टेक केयर।